हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यहाँ पे अकाउंटेंसी, यहाँ पे लेखा शास्त्र, इसके संबंध में परिचर्चा करेंगे। ये जो सीजी लेखा एग्जाम जो होता है अपना, उसका पेपर नंबर 5 में जो प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता है ना, प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता है यहाँ पे, उसके संबंध में यहाँ परिचर्चा की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी है ना, तो इसके इतिहास, उसके बाद क्या देखेंगे अपने यहाँ पे अकाउंटेंसी, यहाँ पे है ना अकाउंटिंग और पुस्त पालन, मतलब बुक कीपिंग के संबंध में यहाँ पे क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे यहाँ पे लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्त पालन है ना। उसके बाद अपन क्या देखेंगे यहाँ पे लेखा शास्त्र का अर्थ क्या होता है ना। उसके बाद लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य देखेंगे है ना। उसके बाद क्या देखेंगे, बुक कीपिंग क्या होती है भाई है ना। लेखांकन की अवधारणाएं क्या क्या हैं, परंपराएं क्या क्या हैं, इसके संबंध में अपन क्या करेंगे यहाँ चर्चा करेंगे। मतलब पुरानी जमाने से लेखांकन बहुत पहले से चला आ रहा है यहाँ पे। जो महाजनी लोग थे यहाँ पे पहले से क्या करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग करते आ रहे हैं अपने व्यापार को व्यवस्थित रखने के लिए है ना। तो ये बहुत सारी उसकी अवधारणा और परंपराएं भी हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे आगे में परिचर्चा करेंगे है ना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लेखा शास्त्र का इतिहास, मतलब अकाउंटेंसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतिहास के बारे में देख रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में है ना। सबसे पहले तो इसका जन्म कब हुआ था यहाँ पे, 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था है ना। 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इसका जन्मदाता है, पिता किसको बोलते हैं यहाँ पे, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली एक्चुअल में गणितज्ञ थे है ना। गणितज्ञ किस में कूद गए यहाँ पे, कॉमर्स में कूद गए। इनका निवास स्थान इटली के वेनिस नगर में था है ना। और ये जो इनका नाम कैसे याद रखना है, इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है, लुका छिपी है ना। लुका छिपी करके याद रखें यहाँ पे, लुकास पेसियोली है ना। तो लुकास पेसियोली से अपने लुका छिपी करके याद रखना है यहाँ पे है ना। तो ये गणित और कॉमर्स के बीच क्या कर रहे थे यहाँ पे, लुका छिपी कर रहे थे, ऐसा करके याद रखो इसके यहाँ पे है ना। तो एक नाम अपने को एग्जाम पॉइंट में याद आ जाएगा ना। तो इनका निवास स्थान इटली के वेनिस नगर मैंने बता दिया। बुक 1494 में इन्होंने बुक लिखी थी ना। बुक का भी ट्रिक है मेरे पास, 1494 बुक लिखी थी यहाँ पे, डी कंपिनसेट स्क्रीचर्स है ना। डी कंपिनसे है ना, कंपेंसेट स्क्रीचर्स, यहाँ पे लेटिन भाषा में थी बुक है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे कंपेसेट है ना, तो कंपेसेट से कंप्यूटर और स्क्रीचर से स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन से क्या रखो यहाँ पे, कंप्यूटर स्क्रीन से क्या रखो यहाँ पे, याद रखो ना। तो कंपेसेट है ना, कंपेसेट क्या हो जाएगा, स्क्रीचर्स, कंपेसेट स्क्रीचर्स है ना। ये हो गया भाई। बुक जो थी यहाँ पे लैटिन भाषा में थी, लैटिन भाषा में थी, तो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करना जरूरी था। इसीलिए इसी पहल को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया यहाँ पे, ड्यूज ऑल्ड कैंसिल है ना। ड्यूज ऑल्ड कैंसिल, इसने लैटिन भाषा को कैंसिल करके क्या कर दिया यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया, इसका अनुवाद कर दिया। मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको अनुवाद कर दिया है ना। कब किया यहाँ पे, ये 1494 में पहली बुक छपी थी, दूसरी बुक छपेगी यहाँ पे 1543 में। ह्यूज ऑल्ड कैंसिल ने है ना लैटिन भाषा की ये जो डी कंपेंसेट स्क्रीचर्स बुक है, इसका अंग्रेजी भाषा में क्या किया यहाँ पे, अनुवाद किया है ना। लेखक का नाम क्या है यहाँ पे, ह्यूज ऑल्ड कैंसिल, ह्यूज ऑल्ड कैंसिल, बार बार बोली तब याद होगा, ह्यूज ऑल्ड कैंसिल है ना, 1543 में। 1795 में एडवर्ड जॉन ने यहाँ पे लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। लेखांकन कौन सी, यहाँ पे अंग्रेजी वाली प्रणाली का प्रतिपादन किया यहाँ पे। मतलब अभी तक जो चल रहा था यहाँ पे, ये अनुवादी था बस यहाँ पे, पर अंग्रेजी प्रणाली तो आज तक इसकी आई नहीं थी यहाँ पे ना। तो एडवर्ड जॉन ने 1795 में इसकी अंग्रेजी प्रणाली क्या किया, प्रतिपादन किया, और एक बुक लिखी, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है ना। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुक कीपिंग है ना। तो ये अपने बुक याद रखना। तो 3 यहाँ पे क्या होगा अपने यहाँ पे लेखक हो गए। सबसे लुकास पेसियोली, इन्होंने बुक लिखा लैटिन भाषा में है ना। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया यहाँ पे, ह्यूज ऑल्ड कैंसिल ने किया। और उसका जो अंग्रेजी प्रणाली जो लाई यहाँ पे है ना, उसने किसने लाया यहाँ पे, एडवर्ड जॉन ने लाया। उनकी बुक थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है ना। अब देखिए यहाँ पे वाणिज्य नगरी क्या है, कॉमर्स सिटी किसको बोलते हैं, बेबीलोनिया, ऐसे याद रखो। लेखांकन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया यहाँ पे, रॉबर्ट, मतलब अकाउंटिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, रॉबर्ट आउट मारिस मोनिट्रम, रॉबर्ट आउट है ना, रॉबर्ट आउट मारी सोनिट्रम, रॉबर्ट आउट मारिस मोनिट्रम है ना। इसको बार बार पढ़ना तो याद होगा ना, रॉबर्ट आउट मारिस मोनिट्रम है ना। ये हो गया लेखा शास्त्र, लेखांकन, पुस्त पालन संबंध। सबसे पहली बात है यहाँ पे पुस्त पालन सबसे छोटी अवधारणा है ना, सबसे बुक कीपिंग सबसे छोटी अवधारणा है। उससे बड़ी अवधारणा क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे, लेखांकन हो जाएगी। लेखांकन मतलब क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग है ना। और लेखा कर्म तो या फिर लेखा शास्त्र सबसे बड़ी अवधारणा है यहाँ पे, अकाउंटेंसी है ना। अकाउंटेंसी सबसे बड़ी अवधारणा है ना। तो लेखा शास्त्र के अंदर लेखांकन है ना, लेखांकन के अंदर क्या अपना पुस्त पालन है, मतलब पुस्त पालन स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। पुस्त पालन क्या है अपना, स्वतंत्र है यहाँ पे है ना। पुस्त पालन के ऊपर डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे, लेखांकन डिपेंडेंट है। और लेखांकन के ऊपर क्या है, लेखा शास्त्र डिपेंडेंट, मतलब लेखांकन सबसे बड़ी अवधारणा है। उसके बच्चे कौन हो जाएंगे, लेखांकन हो जाएगा। और लेखांकन का बच्चा कौन हो जाएगा यहाँ पे, पुस्त पालन हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं आप है ना। लेखा शास्त्र का अर्थ है ना, लेखा शास्त्र अर्थ क्या होता है यहाँ पे, सभी प्रकार के लेन देन रखने का शास्त्र ही क्या है अपना, लेखा शास्त्र है। आप लेन देन जो लेन कर रहे हो, देन कर रहे हो, उसका यहाँ लेखा रखने क्या है अपना यहाँ पे, लेखा शास्त्र है। ये क्या अपना लेखा शास्त्र है ना, लेखा शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, यह निश्चित नियम और इसके सिद्धांत होते हैं ना, निश्चित नियम और क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। मतलब ये साइंस की तरह है ना,
विज्ञान की तरह है। ये किसकी तरह है? विज्ञान की तरह है, साइंस की तरह है। लेखांकन की कार्यप्रणाली लेखा शास्त्र के ऊपर निर्भर होती है। सीधे बता रहा हूँ यहाँ पे, लेखांकन का पिताजी कौन है यहाँ पे? लेखा शास्त्र है ना, ऐसे याद रखो ना। लेखांकन तो बेटा है किसका? लेखा शास्त्र का ना। तो लेखा शास्त्र सबसे बड़ी अवधारणा है, उसका बेटा क्या है? लेखांकन है। लेखांकन का बेटा कौन हो जाएगा अपने यहाँ पे? है ना, बुक कीपिंग, या फिर क्या हो जाएगा? पुस्तपालन हो जाएगा। तो लेखांकन का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे राउंड राउंड बना हुआ है यहाँ पे, मतलब ये गतिशील प्रक्रिया है, हर रोज़ होती रहती है और साल के अंत में इसकी समरी बनाते हैं लेखांकन, है ना। लेखांकन क्या करते हैं यहाँ पे? रोज़ होती है और साल के अंत में इसे क्या बनाते हैं? समरी बनाते हैं ना। तो लेखांकन एक क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। जो भी मौद्रिक लेन देन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मौद्रिक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे के लेन देन से संबंधित है ना। आपको दूसरा चीज़ लेन देन करो उससे संबंधित नहीं, सिर्फ ओनली पैसा, है ना। तो समस्त अपने आप को क्या करना है? आपको व्यापारी रख के सोचना है। आपको सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ पे बिजनेस क्या करना है? स्टार्ट करना है। आप ऐसा मान चलिए कि बिजनेसमैन है और आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और आपका एक परम कर्तव्य या फिर परम आपका जो वो रहना चाहिए यहाँ पे, लक्ष्य रहना चाहिए, वो सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मौद्रिक लेन देन, है ना, समस्त मौद्रिक लेन देन को सर्वप्रथम क्या किया जाता है? इसमें दर्ज किया जाता है ना। तो दर्ज किस में करेंगे भाई? उसके लिए भी कुछ बुक रहेगी, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे जनरल बोलते हैं या सहायक भैया बोलते हैं ना। तो इसी में क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले इसमें दर्ज करते हैं। अब डेली का रूटीन किस में दर्ज करेंगे? सहायक भैया में दर्ज करेंगे। एकदम से लेखांकन में तो अपन दर्ज नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो गया ना दर्ज। उपरांत से क्या करते हैं यहाँ पे? वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने के बाद क्या करेंगे? खाता भाई बनाएंगे, इसको लेज़र बोलते हैं। सारांश निकालेंगे, सारांश तलपट में निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस में, है ना। तो सबसे पहले मौद्रिक लेन देन सबसे पहले किस में दर्ज करेंगे? सहायक जनरल बही में, पहला। दूसरा क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे तो खाता बही में। तीसरा सारांश निकालेंगे किस में? तलपट में। और चौथा अपना अंतिम खाते बनाएंगे। तो अंतिम खाते में अपना यहाँ पे व्यापार खाता आता है ना। अंतिम परिणाम में या अंतिम खाते में क्या होता है? अपने यहाँ पे व्यापार खाता आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आय और हानि, है ना, मतलब लाभ और हानि खाता, और लास्ट में क्या आता है? चिट्ठा आता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस शीट बोलते हैं, है ना। तो पहला क्या हो गया? जनरल सहायक बही में एंट्री। दूसरा अपना क्या हो गया? वर्गीकरण। तीसरा अपना क्या हो गया? सारांश हो गया। और चौथा अपना क्या हो गया? अंतिम खाते। 4 स्टेप में काम चलता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या किए? यहाँ पे जनरल सहायक बही बनाएंगे। जनरल सहायक बनी के बाद क्या बनाएंगे? खाता बही बनाएंगे, है ना। इसके बाद खाता बही बनाएंगे। खाता बही के बाद क्या बनाएंगे? तलपट या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और लास्ट में क्या बनाएंगे? अपना यहाँ पे व्यापार खाता, है ना, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपना प्रोसेस चलता है ना। इसको बाद में और डिटेल समझाऊंगा कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। लेखांकन की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे सामान्य विशेषता है ना। केवल मौद्रिक लेन देन, बोला पैसे के लेन देन करते हैं, पहली बात तो ये। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, सीधी सी बात है, आय व्यय का लेखा कर रहे हो आप इसमें। कला विज्ञान दोनों है। कला कैसे? यहाँ पे लेखांकन के पहले क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं ना, मतलब लेखांकन क्या करते हैं? सब चीज़ों को व्यवस्थित जमा करके रखते हैं ना, जमा करके रखते हैं यहाँ पे। तो जमा कर रखने से क्या होता है? ये कला की तरह है, यहाँ पे जमा के सजा के रखना है यहाँ पे ना। विज्ञान क्यों? यहाँ पे लेखांकन में निश्चित नियमों सिद्धांतों का पालन किया जाता है, इसलिए क्या है? यह विज्ञान है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, है ना, उसका लेखा जोखा रखोगे। लेखा जोखा रखने के बाद क्या बोला मैंने? आप बताया था ना मैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम दर्ज एंट्री करोगे, एंट्री, है ना, दर्ज करोगे। दर्ज करने के बाद क्या करोगे? दर्ज करने के बाद यहाँ पे दर्ज करोगे। दर्ज करने के बाद क्या करोगे? वर्गीकरण करोगे। वर्गीकरण के बाद सारांश निकालोगे। सारांश के बाद सूचना प्राप्ति। और ये सूचना प्राप्ति जो अंतिम खाते से प्राप्त होती है उसका उपयोग व्यवसायी करता है ना, अपनी वित्तीय स्थिति की परख करने के लिए, है ना। साल के अंत में उसको ये भी तो जानना पड़ेगा भाई उसे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो व्यापारिक परिभाषा भी यही है, वह, है ना, वह व्यक्ति जो क्या करता है यहाँ पे पूंजी लगाकर व्यवसाय क्या करता है? प्रारंभ करता है। और वह, है ना, प्रॉफिट पाने क्या होता है? हकदार होता है। और हानि को सहन करने की क्षमता रखता है ना, लॉस को सहन करने की क्षमता रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं। तो व्यापारी को, है ना, अंतिम खातों के माध्यम से ही क्या होता है? इसकी जो आर्थिक स्थिति है व्यापार की, उसके संबंध में क्या होती है? परख होती है ना। तो ये हो गया। गुणात्मक विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पे? सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है ना, बहुत पुराने समय से यूज होते आ रहा है ना। बोधगम्यता मतलब क्या है? समझने हो गया, कोई भी इसको समझ सकता है, यहाँ पे समझने लायक है। तुलनीयता, है ना, आपको 5 साल का आपका अकाउंट है, उसको आपको तुलना करना है किसमें कब में कौन से साल में को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, कौन से साल ज़्यादा लॉस हुआ था, उसके संबंध में यहाँ पे परिचर्चा होगी। यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा। विश्वसनीयता, विश्वसनीय भाई यहाँ पे इसको साक्ष्य सबूत के रूप में आप कहाँ करें? कोर्ट में पेश कर सकते हैं ना, सबूत के रूप में क्या कर सकते हैं? इसको पेश कर सकते हैं। लेखांकन के उद्देश्य देखते हैं, बहुत उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाभ हानि गणना बोला मैं, यहाँ पे लाभ हानि गणना के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी मैंने पहले बता दिया है कि आर्थिक स्थिति आप निकाल सकते हैं ना। कर निर्धारण, टैक्स कितना देना है भैया आपको, है ना, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में तो टैक्स दोगे भैया ना। तो प्रॉफिट में टैक्स दोगे तो प्रॉफिट यहीं से निकलेगा अपना, किससे? लेखांकन से, है ना। उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है, यहाँ पे सूचना प्राप्ति होती है। और प्रभावी नियंत्रण है, तो है ना, व्यवसाय अपने मान लीजिए इस साल आपको लॉस ज़्यादा हुआ तो लॉस, अगले साल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या नियंत्रण करना पड़ेगा, उसके संबंध में आप परिचर्चा करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेखांकन आवश्यक है ना।
अब देखते हैं यहाँ पे लेखांकन के पहले अपन पुस्त पालन कर रहे थे ना। पुस्त पालन से क्या करते हैं, पुस्त और पालन मतलब बुक को रखना है ना, मतलब व्यवस्थित तरीके से बुक को रखना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है ना। पुस्त पालन के बाद ही क्या होता है, अपना लेखांकन प्रक्रिया चालू होती है ना। लेखांकन प्रक्रिया क्या पुस्त पालन के बाद ही चालू होती है ना। तो ये अपना हो गया पुस्त पालन करते क्या बना बोला मैंने यहाँ पे, पुस्त पालन मतलब बुक को रखना है ना। व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने की कला है क्या, पुस्त पालन है ना। हिसाब किताब की पुस्तकों को रखना यहाँ पे, तो दो प्रकार से पुस्तकें रखी जाती है। कैसे रखी जाती है यहाँ पे, पहली होती है जनरल या सहायक भैया, इसमें क्या किया दैनिक लेखा किया जाता है ना। दैनिक लेखा किया जाता है, फिर उसको जमा के है ना, उसको जमा के क्या किया जाता है यहाँ पे द्वितीय पुस्तकें खाता बही में लिखी जाती है ना। तो ये पहले जनरल सहायक बहियों में डेली वाली बुक में आप लिखोगे, डेली वाली बुक के बाद यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे खाता बही में उसको लिखोगे है ना। उसके बाद यहाँ पे पुस्त पालन है ना, एक छोटी अवधारणा पहले ही बताया मैंने यहाँ पे, ये छोटी अवधारणा है, ये बच्चा है, बेटा है, और लेखांकन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाप हो जाएगा है ना। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे ये पिताजी हो गए, ये बच्चे हो गए, तो पुस्त पालन, तो पुस्त पालन यहाँ पे है ना। पुस्त पालन क्या होता है, ये छोटी अवधारणा है, ये बड़ी अवधारणा है, ये छोटी अवधारणा बड़ी अवधारणा, तो क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग क्या होता है यहाँ पे, लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है ना। इसी सीढ़ी से चढ़ के आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे द्वितीय सीढ़ी में जाओगे, क्योंकि पहले पुस्तक जमाओगे आप, उसके बाद ही तो लेखांकन कर पाओगे भाई है ना। पहले पुस्तक जमाओगे उसके बाद ही लेखांकन कर जाइए। ऐसे ही है जैसे आप ऑफिस में क्या रखते हैं, यहाँ पे फाइल रखते हैं ना, ऑफिस में फाइल रख रहे हैं आप, क्लर्कल स्टाफ हैं तो ऑफिस में क्या फाइल रख रहे हैं, यहाँ पे जमा कर रख रहे हैं एकदम यहाँ पे, तो पुस्तकालन यहाँ पे क्लर्क स्टाफ के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब जमाने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे जो ऑफिसर है ना, ऑफिसर क्या करेगा इसमें, यहाँ पे वो क्या करेगा, इसमें कौन सी चीज़ आगे करनी है, कौन सी पीछे करनी है, क्या कैसे करना है, उसमें दिमाग लगाना, संश्लेषण करना, ये सब कौन करते हैं, ऑफिसर। ऑफिसर लेवल का मतलब लेखांकन काम कौन करेंगे यहाँ पे, ऑफिसर लेवल करेंगे, और पुस्त पालन काम कौन करेगा, क्लर्क लेवल के स्टाफ करेंगे ना। तो लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बुक कीपिंग, द्वितीय सीढ़ी क्या है, अकाउंटिंग है ना। तो इसे सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्लर्कल स्टाफ यहाँ पे विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑफिसर लेवल के इसको है ना, अधिकारी इसको कर सकते हैं ना। इसको अधिकारी करेगा, मैनेजमेंट वाला करेगा, इसको क्लर्कल स्टाफ करेगा, इसको मैनेजमेंट वाला करेगा है ना। डेली रूटीन का मतलब डेली लिखना है इसको, मतलब डेली यहाँ पे पुस्त कीपिंग बुक कीपिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे विश्लेषणात्मक कार्य, यहाँ पे 2 से 4 दिन टाइम लग सकते हैं यहाँ पे विश्लेषणात्मक कार्य, यहाँ पे विश्लेषण करना पड़ता है ना। जैसे व्यापारी भी यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट क्या लॉस हुआ उसको भी विश्लेषण करेगा, उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे अकाउंटिंग में है ना, या लेखांकन में उसको रखेगा है ना। स्रोत पहले क्या है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो पुस्त पालन है ये स्वतंत्र है अपने आप में है ना, पर ये जो अकाउंटिंग है यहाँ पे ये क्या होता है अपने यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड होता है ना। मतलब अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है, बुक कीपिंग, क्योंकि यह है यहाँ पे है ना सबसे छोटी अवधारणा है, उससे बड़ी अवधारणा ये है, तो ये बुक कीपिंग है। मतलब यहाँ पे जो क्लर्क है ना, जो क्लर्क जो बुक रखेगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर पाएगा यहाँ अधिकारी है ना, जो भी संश्लेषण या विश्लेषण कर पाएगा ना। तो ये हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी किसके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, क्लर्क के ऊपर है ना। तो ये अपने समझ में आएगी यहाँ पे है ना बात। अब देखिए यहाँ पे लेखांकन की अवधारणाएं, संकल्पना, कॉन्सेप्ट है ना। मतलब सबसे पहली बात है लेखांकन कानून से ऊपर तो हो नहीं सकता, पहली बात तो ये है ना। तो लेखांकन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नियम, रीतियाँ, विधियाँ जिसके द्वारा लेखांकन कार्य को गति दी जाती है उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अवधारणा या संकल्पना इसको बोलते हैं है ना। पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या हो जाएगी, जो पुराने समय से चली आ रही है यहाँ पे, व्यवसाय और व्यापारी दोनों अलग अलग है ना, इसको जोड़ने की कड़ी क्या है यहाँ पे, लेखांकन है। समझ, पहली बात तो ये। मुद्रा मापी अवधारणा, मुद्रा क्या करती है यहाँ पे, माप करती है ना। सिर्फ मुद्रा मतलब पैसा को ही देखेगी भाई, यहाँ पे दूसरा चीज़ नहीं देखेगी। जैसे गुणात्मक पहलू, जैसे यहाँ पे गोरा, सावला, बड़ा, छोटा है ना, किस में पैकिंग है, ये सब चीज़ को नहीं देखेगी वो, सिर्फ क्या देखेगी यहाँ पे, लेखांकन मुद्रा को ही देखती है ना। लागत की अवधारणा, ठीक है, यहाँ पे लागत मूल्य पर करना चाहिए ना। लेखा में किस में करना चाहिए, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य है ना, जिसमें आपने खरीदा है, प्लस भाड़ा आपको लगेगा यहाँ पे, और स्थापना व ये सब जो लगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकालने के बाद है ना जो बचता है ना, जो मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, लागत मूल्य बोलते हैं ना। तो लेखा हमेशा लागत मूल्य पे करना चाहिए, किसमें, लागत मूल्य पे करना चाहिए। द्विपक्ष अवधारणा में डेबिट क्रेडिट होते हैं, पहले ही बताया मैंने यहाँ पे, इसमें एक डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष होता है ना। इसके संबंध में एक वीडियो आप इसी चैनल में देख लेंगे, डेबिट क्रेडिट को कैसे अपन समझते हैं यहाँ पे अकाउंट की भाषा में है। मतलब कॉमर्स में आप डेबिट और क्रेडिट कैसे समझेंगे इसको, इसके लिए मैंने एक पृथक वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेंगे। चालू अवधारणा क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, वैसा निरंतर चलता रहता था, लेखा भी क्या होगा, निरंतर होगा है ना। पहले आप सहायक बहियों में करोगे है ना, जनरल में सहायक बही में करोगे, उसके बाद किस में करोगे आप, खाता बही में करोगे। तो ये चलते रहता है, डेली चलने वाला प्रोसेस है। लेखांकन अवधि की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा यहाँ पे एक निश्चित अवधि के बाद लेखा पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वित्तीय वर्ष है ना, लेखांकन वर्ष क्या होता है अपना यहाँ पे है ना, जो अपना कंपनी रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे अपना जो वित्तीय वर्ष जो रहता है ना, जो अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसमें ये खाते क्या किए जाते हैं, 31 मार्च को क्या किए जाते हैं यहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं, 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, फिर 1 अप्रैल से क्या हो जाते हैं, ये चालू हो जाते हैं है ना। तो ये हो गया उपार्जन की अवधारणा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको है ना हर रोज़ एंट्री करनी है, चाहे आप नगद माल बेचो या उधार माल बेचो है ना।
लेखा उपार्जन आधार पर करो। उपार्जन आधार पर मतलब क्या आ जाएगा, चाहे आप नगद खरीदे उधार खरीदो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको एंट्री करनी है, उधार की भी एंट्री करनी है, नगद की भी एंट्री, क्योंकि आपके जेब से माल निकला है ना, आपके स्टॉक से माल क्या हुआ है, यहाँ पे आपके भंडारण से माल क्या गया है, भले नगद जाए उधार जाए, इससे कोई मतलब नहीं है ना। मिलान की अवधारणा मतलब क्या हो जाएगा, एक अवधि की है ना आय और व्यय का मिलान करना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे कितनी आय हुई कितना खर्चा हुआ, इसको मिलान करने में ये उपयोगी साबित होता है। यहाँ पे आय वसूली की अवधारणा है, जब तक कानूनी अधिकार नहीं मिलता उसे आय मत मानो ना, जब तक कानूनी अधिकार नहीं मिले उसे आय ही मत मानो। जैसे आपने आय, पैसा तो आपने कमाया पर वो कानून के क्षेत्र से बाहर है तो वो आय की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। वस्तुपरकता की अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लेखापाल जो लेखा करता है यहाँ पे वो डर कर मत करें, यहाँ साहब से डर जाए या फिर नेता मंत्री डर जाए, बल्कि लेखांकन है ना, जो उसको आंकड़े मिले हैं, जो उस पर बिल हैं, या व्यापारी हो गए या ऑफिस का जो लेखापाल हो गया, जो भी है ना, बिल के आधार पर करे भाई, किसी के दबाव में आकर न करे। यह एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा होनी चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा, है ना। वस्तुनिष्ठ अवधारणा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ये हो गया, है ना। अकाउंट में व्यापारी के नाम के स्थान पर पूंजी तथा आहरण खान, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट में आप व्यापारी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, इसके तरह पूंजी प्रयोग करेंगे और आहरण प्रयोग करेंगे। पूंजी मतलब क्या होता है, व्यापारी जो अपने व्यापार के संचालन करने के लिए पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, है ना। और आहरण क्या होता है, यहाँ पे आहरण है ना, जैसे अग्रवाल क्लॉथ सेंटर, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर ने कपड़ा खरीदने के लिए क्या किया यहाँ पे, है ना। मान लीजिए कोई अग्रवाल क्लॉथ सेंटर मैंने बोला यहाँ पे, ये रायपुर में अपना क्या खोला है, दुकान खोला है ना, दुकान खोला है, तो ये अग्रवाल क्लॉथ सेंटर क्या करेगा, यहाँ पे पूंजी लगाएगा, है ना। व्यापार में क्या लगाएगा, यहाँ पे पूंजी लगाएगा, है ना। तो जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे पूंजी बोलते हैं। आहरण क्या हो जाएगा, वही अग्रवाल क्लॉथ सेंटर वाला यदि अपनी वाइफ के लिए क्या कर लेता है, साड़ी निकाल लेता है ना, मतलब निजी प्रयोग के लिए यहाँ से व्यवसाय से कुछ चीज़ निकालना, सामान निकालना या पैसा निकालना, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आहरण बोलते हैं ना। तो ये आहरण खाते में इसकी क्या की जाती है, एंट्री की जाती है ना। तो वही बोल रहा हूँ, जब मान लीजिए अग्रवाल क्लॉथ सेंटर वाला यहाँ पे इससे क्या कर लिया, यहाँ पे है ना, व्यापार से यहाँ पे साड़ी निकाल लिया, है ना, अपनी वाइफ के लिए साड़ी निकाल लिया, हालांकि वो कपड़ा व्यापारी है पर उसने निजी प्रयोग के लिए साड़ी निकाला, तो क्या कहलाएगा, किस में एंट्री होगी इसकी, यहाँ पे आहरण खाता में। मतलब व्यवसायी द्वारा निजी प्रयोग के लिए जब अपने खाते से, मतलब यहाँ पे व्यापार से कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसको किस में एंट्री करते हैं, आहरण खाते में, या वही क्या कहलाता है, अपना आहरण कहलाता है ना। सभी संपत्तियों पर मूल्यह्रास हमेशा किस में किया जाता है, लागत मूल्य पर किया जाता है ना, लागत मूल्य पर किया जाता है, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन, है ना। सभी चीज़ में क्षरण होता है, जैसे आप लोहा को आज रख दिए तो लोहा कुछ दिन बाद में क्या हो जाएगा, गल जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, है ना। ये हो गया। लेखांकन समीकरण क्या होता है, लेखांकन समीकरण, तो लेखांकन समीकरण सूत्र क्या है, यहाँ पे संपत्ति जो दायित्व प्लस पूंजी, है ना। इसी लेखांकन समीकरण को चिट्ठा समीकरण भी कहते हैं। चिट्ठा क्या होता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में माना जाता है ना, चिट्ठा समीकरण सबसे लास्ट में माना जाता है। चिट्ठा मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, है ना। तो इसके बैलेंस शीट में अपन दो चीज़ यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, संपत्ति और संपत्ति और दायित्व, है ना। चिट्ठा में दो चीज़ करते हैं, एक संपत्ति और दूसरा दायित्व, है ना। तो दायित्व को अपने को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं यहाँ पे चिट्ठा में, और संपत्ति को राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं ना। तो उसको जब हम चिट्ठा पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पूछेंगे, है ना। तो ये हो गया ना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, संपत्ति, आपकी संपत्ति किससे बनेगी, आप जितने पैसा लगाया प्लस आपकी जितनी देता है या देने की चीज़ें बची या उधारी बची है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, है ना। ये हो गया डेबिट। डेबिट का अर्थ होता है यहाँ पे, है ना, कि स्वामी का ऋणी होना, टू ओन, है ना, टू ओई हो जाएगा यहाँ पे, स्वामी का क्या हो जाएगा, ऋणी होना, है ना। और क्रेडिट का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बिलीव, है ना, मतलब स्वामी में क्या रखना है, यहाँ पे विश्वास होना, है ना। तो स्वामी का ऋणी होना और स्वामी में विश्वास होना, तो ये हो गया अपने यहाँ पे, है ना। तो एक वर्ष के अंत में, है ना, उपार्जित, उपार्जित आय मैंने बताया पिछले वीडियो में, और अनुपार्जित आय, है ना, पिछले वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अनुपार्जित आय मतलब ऐसा आय हो जाएगा जिसका आपने पेमेंट तो कर दिया पर उसका आपको सेवा अभी तक नहीं मिली है ना। और उपार्जित आय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसका आपने पेमेंट नहीं किया परंतु उसकी सेवा मिल गई, है ना। तो सेवा मिल गई भाई यहाँ पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष का अंत में इसको जोड़ना पड़ेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि इसका आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, है ना। और अनुपार्जित आय यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पैसा दे दिया, है ना, पैसे दे पर सेवा नहीं मिलती, इसको घटाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो ये हो गया लेखांकन की परंपरा है। तो उपार्जित आय अनुपार्जित आय पिछले वीडियो में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ना। लेखांकन की परिभाषा, है ना, कुछ नहीं है, ये उपार्जित आय मतलब क्या हो जाएगा, सेवा संबंधित, है ना। ये किसी सेवा संबंधित, जैसे सेवा मतलब बीमा हो गया या बैंकिंग हो गया या कुछ ऐसी सेवा वाली चीज़ है ना, जैसे गुड्स और सर्विसेज होता है तो सर्विस वाली चीज़ें यहाँ पे ना, सर्विस वाली चीज़। उपार्जित आय ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको क्या हो गया है ना, कि आपको ने, है ना, पैसा, आपको सेवा मिल गई है पर आपने पैसा दिया है क्या, नहीं दिया, है ना, आपको सेवा मिल गई है, सॉरी, ये अनुपार्जित आय समझिए। यहाँ पे अनुपार्जित आय मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपने पैसा दे दिया है पर आपको सेवा यहाँ पे नहीं मिली है। और इसमें क्या हो जाएगा, है ना, आपको सेवा मिल गई है पर आपने पैसा दिया है क्या, पैसा इसमें नहीं दिया है, तो इससे इसको समझना है ना। इसमें सेवा मिल गई है पर आपने पैसा
नहीं दिया है, इसमें आपने पैसा दे दिया पर आपको सेवा नहीं मिली है। तो इस टाइप से इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है पर इसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लेखांकन की परिभाषा यहाँ पे है ना कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे लेखांकन की परंपरा है। परंपरा मतलब जो पुरानी रीति रिवाज है ना, परंपरा, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे है ना लेखा प्रणाली जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पे जो महाजनी लोग पहले कर रहे थे वही परंपरा यहाँ पे चलते हुए आ रही है ना। तो उसी परंपरा के आधार पर यहाँ पे वैसा ही एक बार कोई नियम है ना विधि रीति अपना ले तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए जो महाजनी प्रणाली चल रही थी लेखा की, वो बहुत पहले चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी कई लोग करते हैं यहाँ पे। तो परंपरा अभी तक खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, है ना। तो इसमें लेखापाल को सभी चीज़ को प्रकट करना चाहिए, चाहे उधारी हो या नगद हो। पहली बात तो ये है ना, संदिग्ध दायित्व रहे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उसको टिप्पणी के रूप में चिट्ठी के नीचे लिखना चाहिए भाई, यहाँ पे ये भी बोल रहा है। मतलब पूर्ण प्रकटीकरण मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, है ना, मतलब सब चीज़ प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना, वो है ना। मतलब यहाँ पे दृष्टव्य होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कुछ नीचे संदिग्ध दायित्व बचा है, कुछ उधारी बचा हुआ है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। जैसे बैंक के भुनाए गए बिल हो गए यहाँ पे, न्यायालय में चल रहे वाद, ये सबको भी नीचे नोट करके लिखना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ भी नहीं छुपाना चाहिए लेखापाल को, पहली बात तो ये, है ना। उसके बाद दूसरी क्या बोल रहे हैं, तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता परंपरा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हानियों का प्रबंध कर लेना चाहिए। जैसे मान लो आप व्यवसाय में, मान लो कभी कपड़ा दुकान, उसमें आग लग गई, है ना, आग लग गई तो पहले से तो बीमा करा लो भाई, ताकि आग से जो नुकसान हो उसका पैसा निकल जाए, है ना। और लाभ को वास्तविक रूप से मानना चाहिए यहाँ पे, लाभ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। व्यापारी को लाभ को बढ़ा चढ़ा के अपना, है ना, मतलब वो दर्जा दिखाने के लिए, अपना दर्जा दिखाने के लिए यहाँ पे लाभ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, है ना। लाभ को बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। उसके बाद महत्वता की परंपरा यहाँ पे, व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, है ना, चीज़ों को दिखाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आईएमपी चीज़ें हैं, उसको ऊपर रखो बोल रहा है यहाँ पे महत्व चीज़ें, और जो नॉन आईएमपी है ना, जो नॉन आईएमपी चीज़ें हैं उनको नीचे रखो, है ना। तो आईएमपी चीज़ों को ऊपर रखो, नॉन आईएमपी चीज़ों को नीचे रखो ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यवसाय में महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाना चाहिए, कम महत्व चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, है ना। और यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप, जैसे 9 रुपये, हाँ, 9 रुपये और 40 पैसे हैं, मतलब 40 पैसे, तो 40 पैसे को आप छोड़ दोगे तब भी चलेगा, ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। लेखांकन की मान्यता है यहाँ पे, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चालू मान्यता, उपार्जन मान्यता, एक रूपता मान्यता, है ना। इसको उतना नहीं पढ़ो तब भी चल जाएगा। लेखांकन के आधार यहाँ पे रोकड़ उपार्जन मतलब नगद आधार, यहाँ पे उपार्जन आधार, है ना। तो नगद मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राप्ति भुगतान आप नगद में कर रहे हो, तो ये जैसे एनपीओ हो गया यहाँ पे, पेशेवर संस्थाएं यहाँ हो गया यहाँ पे, है ना। और वैसे उपार्जन आधार मतलब पहले ही बताया यहाँ पे कि आपको सब चीज़ को दर्शाना पड़ेगा, आपको मतलब यहाँ पे चाहे आपका लेखा हर चीज़ करना पड़ेगा, चाहे वो नगद रहे, चाहे क्या हो यहाँ पे उधारी हो, है ना। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। चालू वर्ष में संबंधित सभी मदों को लेखा करना अनिवार्य है, चाहे वो नगद हो या फिर उधारी, है ना। चाहे वो नगद हो या फिर क्या हो, उधारी, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आपको करना है। ऐसा नहीं कि उधारी का आप छोड़ दिए, है ना। तो एग्जाम्पल ऐसे क्या हो जाएगा, व्यापारिक संस्थाएं, श्रेष्ठ आधार और समायोजन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर इसको पढ़ लिए हम तो अपने क्या होगा, दिमाग में अपना थोड़ा बहुत बैठ गया, है ना। लेखांकन के उपयोगकर्ता, तो लेखांकन के उपयोगकर्ता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंतरिक उपयोगकर्ता, है ना, और बाह्य उपयोगकर्ता। तो लेखांकन की, है ना, विस्तृत पहुंच होती है आंतरिक उपयोगकर्ता के पास, अधिक विश्वसनीय यहाँ पे प्रकाशित अप्रकाशित स्वामी प्रबंधक, है ना। मतलब जो व्यापार मालिक हैं भाई, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाह्य मतलब क्या जाएगा, सीमित पहुंच होती है उनके पास, कम विश्वसनीयता होती है यहाँ पे, प्रकाशित आंकड़े होते हैं, मान चलिए, है ना। जैसे सरकार, समाज, लेनदार, देनदार, बैंक भी नहीं, मतलब यहाँ पे व्यापारी से इतर, है ना, व्यापारी से इतर आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाह्य उपयोगकर्ता हो जाएंगे, मतलब ग्राहक लोग, या सरकार हो गई, या समाज हो गया। लेखांकन की प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेखांकन की प्रणाली, अब सबसे पहले यहाँ पे प्रणाली जो इतिहास में, है ना, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन में आती है, वो क्या है, अपना भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली, है ना। तो ये क्या है, अपनी दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये स्थानीय भाषा में थी और प्राचीन प्रणाली है, सबसे पहली बात तो ये आई, है ना। उसके बाद यहाँ पे एकल लेखा प्रणाली, जो कम पढ़े लिखे व्यापारी रहते थे इसको यूज करते थे, मतलब लेन देन एक पक्ष में होता है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं होता, रोकड़ बही और व्यक्तिगत खाते इसमें होते हैं, है ना। अपूर्ण लेखा प्रणाली इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेबिट रहेगा या तो कि क्रेडिट ही रहेगा ना, है ना, डेबिट क्रेडिट दोनों इसमें नहीं रहेगा ना। प्रमाणिक रूप में इसको उपयोग नहीं कर सकते आप, साक्ष्य रूप में या कोर्ट में पेश करने के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अवैज्ञानिक प्रणाली, है ना, वैज्ञानिकता इसमें है ही नहीं। क्या है अपनी यहाँ पे, अवैज्ञानिक प्रणाली है ना। इखरी लेखा प्रणाली, अब दोहरी लेखा प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वर्तमान में जो भी लेखा प्रणाली चल रही है वो दोहरी लेखा प्रणाली चल रही है, क्योंकि इसमें लेन देन दो पक्ष में, एक क्रेडिट हो गया, एक डेबिट हो गया, है ना। सभी प्रकार के खाते इसमें आते हैं। पूर्ण लेखा प्रणाली है, न्यायालय में प्रमाण रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रणाली भाई यहाँ पे, है ना। और समायोजन हेतु उपयोगी, जैसे लास्ट में कुछ अकाउंट नहीं मिला तो उसका समायोजन करने के लिए क्या होती है, ये प्रणाली क्या होती है, उपयोगी होती है ना। ये प्रणाली क्या होती है, उपयोगी होती है। तो दोहरी लेखा प्रणाली, जो वर्तमान में जो लेखा प्रणाली चल रही है वो कौन सी है, दोहरी लेखा प्रणाली है ना।
लेखांकन के प्रकार या उपक्षेत्र क्या होते हैं यहाँ पे? सबसे पहले वित्तीय लेखांकन, यहाँ पे लाभ हानि आर्थिक स्थिति का पता चलता है इसमें। यहाँ पे लागत लेखांकन मतलब यहाँ पे जो निर्माणी संस्था वो इसको यूज करती है, यहाँ पे कितनी लागत से कोई भी चीज़ें बन रही है ना, उसका लागत निकालने के लिए, ताकि कितने में बेचे उसको पता कर सके। प्रबंध लेखांकन मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? निर्णय की प्रक्रिया में, है ना, निर्णय की प्रक्रिया में भी इसको यूज करते हैं। यहाँ पे सामाजिक लेखांकन मतलब यहाँ पे सामाजिक कार्यों के लिए, है ना, खर्च, जैसे यहाँ पे दान दक्षिणा दे दिए तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं? यहाँ पे इसको यूज करते हैं, है ना। लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पहले भी बता चुका है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो पहचान करोगे कि ये मौद्रिक लेन देन है कि नहीं, है ना, मौद्रिक लेन देन होना आवश्यक है ना। उसके बाद क्या करोगे? प्रविष्टि करोगे, पहचान के बाद प से पहचान, प से प्रविष्टि, है ना। प्रविष्टि करोगे मतलब जनरल और सहायक बहियों में करोगे आप, है ना। इसमें डेली का लेखा करते हैं जनरल और सहायक बहियों में, है ना। पहचान हो गया, प्रविष्टि भी हो गया आपका। अब यहाँ पे वर्गीकरण करोगे, इसको किस में करेंगे? खाता बही में करेंगे ना। इसमें खाता बही में 4 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पे। तो यहाँ पे, है ना, तो इसको ऐसे याद रखो, लेजर किरण से काट कर क्या करोगे आप? यहाँ पे वर्गीकरण करोगे ना। तो वर्गीकरण किससे करोगे? यहाँ पे लेजर। तो सबसे पहले पहचान, है ना, सबसे पहले पहचान, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रविष्टि, है ना। उसके बाद क्या करोगे? लेजर किरण से काट कर क्या करोगे? यहाँ पे वर्गीकरण करोगे आप, है ना। उसके बाद ये पुस्त पालन का भाग हो गया इतना, है ना। उसके बाद क्या करोगे आपने? यहाँ पे सारांश, है ना, सारांश यहाँ निकालोगे, सारांश, है ना। सारांश मतलब यहाँ पे तलपट, है ना, तलपट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। परिणाम मतलब अंतिम खाते, अंतिम खाता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? है ना, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आप क्या करोगे? यहाँ पे, है ना, अकाउंट, है ना, अकाउंट खाता बनाओगे, लाभ हानि खाता बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। तो यहाँ पे जो व्यापार खाता रहता है इसमें सकल लाभ सकल हानि के बारे में क्या होती है? जानकारी होती है ना। लाभ हानि खाते में यहाँ पे, है ना, शुद्ध लाभ, है ना, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के बारे में क्या होती है? जानकारी होती है। और चिट्ठा, है ना, चिट्ठा जो रहता है यहाँ पे, ये लास्ट में बनाया जाता है, बैलेंस शीट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो समायोजन के लिए इसे क्या करते हैं? लास्ट में यूज करते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष क्या होते हैं? इसमें नहीं होते हैं, इसको पढ़ेंगे बाद में ना। इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष क्या होते हैं? इसमें नहीं होते हैं, है ना। ये हो गया। अब लास्ट जो अपना प्रोसेस है यहाँ पे, अंकेक्षण मतलब ऑडिट, मतलब जांच की जाएगी, है ना, कि आपका व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष में कैसा चला, है ना, है ना, आपकी वित्तीय स्थिति क्या है आपके यहाँ पे, है ना, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है यहाँ पे, आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, है ना। और आप भविष्य की योजनाएं आप कैसे बनाएंगे ताकि आपको भविष्य में ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। साथ साथ अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पे टैक्स, है ना, टैक्स का निर्धारण भी कर लेंगे भाई यहाँ पे आप, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए लास्ट में क्या की जाती है? जांच की जाती है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? पहचान करना। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रविष्टि करना। उसके बाद क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पे लेजर से काटेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पे अपना सारांश बनाएंगे। सारांश के बाद क्या करेंगे आप? सारांश बनाने के बाद क्या हो जाएगा? परिणाम, है ना। परिणाम के साथ क्या बनाएंगे आप? अंतिम खाते बनाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे आप? यहाँ पे जांच करेंगे, है ना। तो जांच से क्या हो जाएगा? अपनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। मतलब लास्ट में क्या करना? जांच करना या फिर अंकेक्षण करना। तो वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो? शुभ हो।